हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री लर्नोपीडिया। आज हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर और इसका यूज़ हम लोग मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी करते हैं और क्वांटम में भी करते हैं। तो क्वांटम में हम लोग इसके वेव फंक्शन का यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन और एनर्जी लेवल्स को कैलकुलेट करेंगे। एनर्जी लेवल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में रिजिड रोटेटर देखा हुआ था, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब इसको हम लोग देख रहे हैं। तो जो हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होता है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोगों ने रिजिड रोटेटर पढ़ा हुआ था और रिजिड रोटेटर में बॉन्ड को कैसा कंसीडर किया गया था, रिजिड कंसीडर किया गया था, ठीक है। लेकिन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो बॉन्ड होता है उसको एक स्प्रिंग की तरह कंसीडर करते हैं। स्प्रिंग में क्या होता है, स्प्रिंग वाइब्रेट करती है, तो उसको एक तरीके से हम लोग जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो वो वाइब्रेशन होता है और अपनी मीन पोजीशन के अलोंग होता है, इसलिए हम लोग डायटोमिक को एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर भी कंसीडर कर सकते हैं। जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल कैन बी कंसीडर्ड कंसीडर्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगर हम लोग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसीडर कर रहे हैं तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो फोर्स होता है, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, माइनस के एक्स। एक्स क्या बता रहा है, एक्स अपनी मीन पोजीशन बता रहा है कि, और एक्स है डिस्प्लेसमेंट्स, एफ इज इक्वल टू हो जाता है माइनस का के एक्स, जहाँ पे के क्या है, हुक्स कांस्टेंट बोलते हैं इसको। एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे हम लोग हुक्स कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। थोड़ी देर हुक्स कांस्टेंट, तो एफ इज इक्वल टू माइनस का के एक्स हो गया। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का एफ डॉट डी एक्स होता है पोटेंशियल एनर्जी वी। सो वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस एफ की वैल्यू कितनी है, माइनस के एक्स डॉट डी एक्स, माइनस माइनस हो गया प्लस, सो वी इज इक्वल टू प्लस के बाहर हो गया एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, वी इज इक्वल टू के हाफ के एक्स, हाफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसकी लिमिट 0 से x कंसीडर कर लें तो v की वैल्यू कितनी हो गई, v इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। यानी जो पोटेंशियल होता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए उसकी वैल्यू कितनी आती है, v इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर आती है। अब हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। सो अब वहाँ पे हम लोग v की वैल्यू हाफ के एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे। लेकिन हम लोगों को पता है जैसे न्यू इज इक्वल टू कितना होता है, न्यू इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट के अपॉन म्यू, या हम लोग m कंसीडर कर ले रहे हैं जनरली, म्यू होता है रिड्यूस्ड मास कंसीडर करते हैं। तो अगर म्यू भी कर लें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग उस म्यू को m प्राइम के नाम से कंसीडर कर लिया है। अगर हम लोग यहाँ से k की वैल्यू कैलकुलेट करें तो k इज इक्वल टू कितना हो जाता है, अंडर रूट k इज इक्वल टू 2 पाई न्यू और अंडर रूट में m प्राइम है, इसका स्क्वायर करेंगे सो k इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर m प्राइम। तो k की वैल्यू हमें इतनी मिल गई। अब v में k की वैल्यू पुट कर देंगे सो v इज इक्वल टू हो गया हाफ k की वैल्यू 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर m प्राइम, ये कैंसिल हो गया। सो v की वैल्यू हो गई कितना, 2 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर m प्राइम, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब हम लोग अपने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे आ रहे हैं और सिंपल हम लोग उसको कंसीडर कर रहे हैं कि x डायरेक्शन में ही है, केवल 1 डायमेंशन में। सो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस कितना होता है यहाँ पे 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0, दिस इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी की वैल्यू कितनी है कैलकुलेट करने से, 2 पाई स्क्वायर न्यू फ्रीक्वेंसी है m प्राइम साई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 8 पाई स्क्वायर m एच स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के, सो ये हो गया डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m ई अपॉन एच स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस ये कितना हो गया 16 पाई स्क्वायर, पाई की पावर 4 हो गया न्यू स्क्वायर
और यहाँ से ये m कंसीडर कर रहे हैं, ये दोनों m जो होंगे वो सेम होंगे, क्योंकि इक्वेशन अगर हम लोग डायटोमिक के लिए कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे ये m स्क्वायर हो जाएगा, हम लोग m जनरली कंसीडर कर ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये हो गया m स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, और यहाँ पे साई इज इक्वल टू 0 हो गया। हाँ एक्स स्क्वायर कहाँ पे है ये? हाँ तो के, अच्छा एक्स स्क्वायर, तो m एक्स स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0, और m स्क्वायर साई एक्स स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0, ठीक है, साई इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इसमें हम लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं अल्फ़ा, और इतने वाले जो पोर्शन है ये, इसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं बीटा स्क्वायर, ठीक है। सो अल्फ़ा और ये बीटा हो गए। सो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई? अल्फ़ा इज इक्वल टू हो गया 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर, और बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 16 पाई पावर 4 न्यू स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। हम लोगों को आगे बीटा की ज़रूरत होगी, सो बीटा इक्वल टू हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना हो गया इधर 4 पाई स्क्वायर न्यू एम अपॉन एच हो गया बीटा। अल्फ़ा आ गया, बीटा भी आ गया। अब अल्फ़ा बीटा आने के बाद हम लोग कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बनी, वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या हो गई? डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग इक्वेशन 1 कह दिया। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ऐसे इक्वेशन 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब भी हमारे पास क्या है? अल्फ़ा और बीटा है। हमें अल्फ़ा किसी भी तरीके से अल्फ़ा बीटा को एलिमिनेट करना है, मतलब इसको हमें एक एल्जेब्रिक इक्वेशन बनानी है, एल्जेब्रिक इक्वेशन कंसीडर करना है। तो हम लोग कुछ मॉडिफाई करेंगे यहाँ पे। सो हम लोग जनरली कंसीडर कर ले रहे हैं इसको कि एक और नया वेरिएबल हम लोग ऐड कर रहे हैं, y इज़ इक्वल टू अंडर रूट बीटा, ठीक है। हम लोगों ने क्या कंसीडर कर लिया? y इज़ इक्वल टू अंडर रूट बीटा कंसीडर कर लिया। सो y इज़ इक्वल टू अंडर रूट बीटा, जिसको हम लोग कंसीडर करते हैं उसका हम लोग क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो डिफ्रेंशिएट करने पे क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट बीटा हो गया, हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग x की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा? y अपॉन अंडर रूट बी हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि हम लोग y इज इक्वल टू बीटा एक्स, जब हम लोग x को रिप्लेस करेंगे तो किससे रिप्लेस करेंगे? वाई स्क्वायर अपॉन बीटा से रिप्लेस कर देंगे। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन हुई, देखो यहाँ से y इज इक्वल टू अंडर रूट बीटा एक्स है, ठीक है। अब हम लोग डेल वाई डेल एक्स हमारे पास क्या है? इसको हम लोग वैल्यू पुट करेंगे जब, तो देखो यहाँ से हो जाएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर, और अभी हमारे पास इधर क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर अगर हम लोग इसको डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लेके चले जाएं तो इसको हम लोग कैसे लेके जा सकते हैं? देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है हमारे पास, इसको हम लोगों को चेंज करना है, किस में? वाई में चेंज करना है। तो वाई में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स और डेल साई अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं। अब हमें डेल वाई बाई डेल एक्स भी देखना है, सो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल ओवर डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ठीक है। ये इस तरीके से कैंसिल, तो इतना पोर्शन हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसको लिखेंगे डेल साई, जो अंदर ब्रैकेट में है इसको हम लोग लिखेंगे डेल साई अपॉन डेल वाई और डेल वाई बाई डेल एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो अब यहाँ से डेल वाई बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट बीटा, और यहाँ से भी डेल वाई बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट बीटा। सो अंडर रूट बीटा इंटू अंडर रूट बीटा मिलके क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट बीटा और बीटा मिलके हो गया बीटा हो गया, और डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर आ गया। अब हम लोग डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? बीटा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल
वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, जो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है इसकी वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 4 में ऐड कर देंगे। सो कितनी आ जाएगी वैल्यू, पुट दिस इक्वेशन इन इक्वेशन 4। सो इक्वेशन 4 में पुट करने से हो जाएगा बीटा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बीटा, और यहाँ पे साई इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन बीटा लिख सकते हैं, लिख दिया। अब बीटा से बीटा कैंसिल, या फिर हम लोग बीटा से एक बार और डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे बीटा मल्टीप्लाई में है, हम लोग बीटा से डिवाइड कर देंगे। सो ये हो गया डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस बीटा से डिवाइड किया, सो अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ पे बीटा स्क्वायर होगा, बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। सो अब अल्फ़ा अपॉन, तो ये इस इक्वेशन को हम लोग कह दे रहे हैं, इक्वेशन कौन सी हो गई, ये 4 हो गया, इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ पे अभी भी ये कंप्लीट अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि ये अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग कंप्लीट अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना है तो हम लोग कंसीडर करेंगे कि वाई स्क्वायर वेरी वेरी ग्रेटर देन अल्फ़ा अपॉन बीटा, तब जाके ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी और हमें एसिम्प्टोटिक इक्वेशन मिलेगी, जिससे हम लोग साई को क्या लिख सकते हैं, साई हमें वेव फंक्शन मिल जाएगा। जैसे रिजिड रोटेटर में हम लोग साई कैलकुलेट कर रहे थे और एनर्जी लेवल कैलकुलेट कर रहे थे, वैसे यहाँ पे भी हमें साई कैलकुलेट करना है और एनर्जी लेवल कैलकुलेट करना है। सो अब हम लोग कंसीडर करेंगे। सो अब ये इक्वेशन जो है, इक्वेशन पाई एम और एच जो हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है उससे ये इंडिपेंडेंट हो गया है, और वाई को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि वाई एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। वाई क्या है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। सो द इक्वेशन इज प्योरली algebraic, so it is not easy to solve this equation, so we get asymptotic equation कब, y जब वेरी वेरी ग्रेटर देन अल्फ़ा अपॉन बीटा हम लोग कंसीडर करेंगे। सो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस बीटा, ये तो क्या हो गया, नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 6 कह दिया। अब ये हो गई हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे अलजेब्रा में पढ़ा होगा बीएससी सेकंड ईयर में, डेल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0 होता है। तो इसके हमें कितने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसके 2 रूट मिलते हैं, 2 रूट मिलेंगे, और इसके जो वेव फंक्शन निकल के आएगा वो वेव फंक्शन कितना आ जाएगा, साई इज इक्वल टू ई टू द पावर प्लस माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब प्लस माइनस आ गया, लेकिन वाई की वैल्यू अगर हम लोग प्लस कंसीडर कर रहे हैं तो इनफाइनाइट तक जाने में वाई बहुत ज़्यादा वेरी करेगा, और साई उतना जो वेरिएशन होता है उतना वेरिएशन नहीं होता है। सो इसमें है कि सिंस दिस इक्वेशन इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सो द सॉल्यूशन विल बी ई टू द पावर प्लस माइनस साई वाई स्क्वायर बाई 2, but psi is equal to e to the power plus y square by 2 is not acceptable wave function. So psi is equal to e to the power plus y square by 2 is not acceptable wave function. So ये acceptable wave function नहीं है, तो अब acceptable wave function कौन सा हो जाएगा, psi is equal to e to the power minus y square by 2 हो जाएगा, ये wave function है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इन्फिनिटी कंसीडर कर लेंगे, 0 से लेके 0 है और 0 से लेके इनफाइनाइट तक हम लोग कंसीडर कर लेंगे। तो हमारे पास जो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है वो साई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको नॉर्मलाइज करना, ये जो वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज नहीं है। सो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन में हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, आगे कोई कांस्टेंट हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो कंसीडर करेंगे साई इज इक्वल टू, सो साई इज इक्वल टू एफ डॉट ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। सो एफ एक कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन हम लोगों ने कितना कंसीडर कर लिया था, 6, और जो वेव फंक्शन मिला वो 7 हो गया। इसको हम लोगों ने कह दिया इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। एफ एक है हमारे पास, इसको हम लोग डबल डेरिवेटिव करेंगे इस वेव फंक्शन का। सो डबल डिफरेंशिएट करने पे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो डायरेक्ट लिखें कि ऑन
डिफरेंशिएटिंग, सो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, जो वैल्यू मिलेगी वो आएगी डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस 2f डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 एफ ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 आ जाएगी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 10 कंसीडर कर लिया। अब हमारे पास देखो साई भी है और डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर भी है, साई भी है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर भी है, यानी इक्वेशन 8 और 9, ये इक्वेशन 8 है और ये इक्वेशन 9, 8 और 9 दोनों को हम लोग कहाँ पे पुट कर देंगे, देखो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर भी आ गया और वाई माइनस वाई स्क्वायर साई भी आ गया, डेल स्क्वायर साई भी है और साई भी है हमारे पास, इसको हम लोग रख देंगे इक्वेशन नंबर, जो दो वैल्यू आई हैं इसको इक्वेशन नंबर 6 में रख देंगे। तो इक्वेशन नंबर जब 6 में रखेंगे तो ओवरऑल जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी, सो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 8 and 9 इन इक्वेशन नंबर 6। तो 6 में रखने से वी गेट, एक जो रिजल्टेंट इक्वेशन हम लोगों को मिलेगी वो इक्वेशन मिलेगी डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस 2y डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस अल्फ़ा अपॉन बीटा माइनस 1 ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 0। सो अब हमारे पास क्या है, ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 0 हो सकता है। यहाँ से अगर हम लोग देखें हमारे पास साई की वैल्यू क्या आई थी, ई टू साई इज इक्वल टू ई टू द पावर वाई स्क्वायर बाई 2, तो ये वैल्यू 0 हो सकती है। ये अगर 0 हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा, इसलिए ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, क्योंकि ये हमारा हम लोग अगर इसको कंसीडर 0 कर लेंगे तो वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी वहाँ पे कोई भी मोशन नहीं होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी नहीं होंगे। तो तब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया जो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर है माइनस 2y डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस अल्फ़ा अपॉन बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर हो गया। ठीक है, सो इक्वेशन 11 को हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट जो हम लोगों ने जो 8 और 9 है इक्वेशन 6 में रख दिया तो हमें वैल्यू कितनी मिली, इतना मिल गया। अब ये 0 हो नहीं सकता है, तो 0 कौन होगा, ये हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो वेव फंक्शन 0। तो इस इक्वेशन को हम लोगों ने 0 के बराबर किया। इस इक्वेशन 11 को बोलते हैं हम लोग हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे जो f है, इस f को हम लोग y के पावर सीरीज में एक्सपेंड कर सकते हैं। तो f इज इक्वल टू a0 प्लस a1 बाई इस तरीके से कंसीडर कर लिया। इसको हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया और इसको जो हम लोगों ने अब यहाँ पे 12, 13 और 14 जो वैल्यू हैं इन सबको हम लोगों ने पुट कर दिया अपने कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 11 में पुट कर दिया। तो इसमें पुट करने के बाद और फिर कोफिशिएंट कंपेयर किए, y की पावर 0, y की पावर 1 इस तरीके से। सो कोफिशिएंट ऑफ y की पावर 0 कितना है, 1 इंटू 2 a2 अल्फ़ा अपॉन बीटा माइनस 2 इंटू 0 a0। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे a0 है, ऐसे यहाँ पे a3 है, यहाँ पे a1 है, यहाँ पे a4 है, इधर पे a2 है। जब हम लोगों ने कोफिशिएंट कंपेयर करे, ये 1 इंटू 2 हो गया, कोफिशिएंट ऑफ y की पावर 1 में कितना आया, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4। ऐसे ही जब हम लोग कोफिशिएंट y की पावर k करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने k प्लस 1 और k प्लस 2, एक एक्स्ट्रा है, a k प्लस 2, इन दोनों में भी कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। सो a k प्लस 2 हो गया, तो यहाँ पे a k हो गया, अल्फ़ा अपॉन बीटा माइनस 1 2k। और यहाँ से हम लोगों ने a k प्लस 2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा अपॉन बीटा इतनी इसकी वैल्यू आ गई है। अब अगर हम लोगों को फाइनाइट सीरीज चाहिए है कि फाइनाइट सीरीज़, तो फाइनाइट सीरीज के लिए जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर 0 के बराबर होगा फॉर फाइनाइट सीरीज़। फॉर फाइनाइट सीरीज के लिए कि जो वैल्यू है माइनस अल्फ़ा अपॉन बीटा
-1 -2k किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ओके किसकी तरफ टेंड करेगा, n की तरफ। तो ये हो गया अल्फ़ा अपॉन बीटा -1 -2n इज इक्वल टू 0। सो अल्फ़ा अपॉन बीटा -2n -1 इज इक्वल टू 0। सो अल्फ़ा अपॉन बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2n + 1 आ गई। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हम लोगों ने क्या कंसीडर किया था, 8π² अपॉन h², और यहाँ से ये था 4π² μm अपॉन h, ये था, ये वैल्यू थी हमारे पास इज इक्वल टू 2n + 1। इसको जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया, π² से π², m से m कैंसिल हो गया, एक h से एक h कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल हो गया 2 से। ठीक है, तो e की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे, सो e की वैल्यू 2n + 1 अपॉन में 2h न्यू आ जाएगी, और e इज इक्वल टू हो गया n + 1/2h न्यू। ये किस में आया, जूल में आया। अब n को हम लोग n को रिप्लेस कर सकते हैं स्मॉल v से। स्मॉल v एक वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है जिसकी वैल्यू 0 1 2 3 से v तक जा सकती है। सो एनर्जी की वैल्यू कितनी हो गई, v + ½ h न्यू। ये किस में आई, जूल में आई। अगर हम लोगों को सेंटीमीटर इन्वर्स में चाहिए होता है तो हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, hc से करते हैं। सो यहाँ पे हो गया v + 1/2 hc से डिवाइड करेंगे, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, न्यू बार आ जाएगा, और ये सेंटीमीटर इन्वर्स में। इसको जनरली हम लोग ऐसे ev इज इक्वल टू लिख देते हैं, v + ½ ओमेगा ऑसिलेशन या ओमेगा e के बराबर लिख देते हैं। ये सेंटीमीटर इन्वर्स आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों ने v की वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे, तो v की वैल्यू पुट करने से कितनी वैल्यू आ जाएगी, v इज इक्वल टू 0 अगर पुट करेंगे, सो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी आई, ½ ओमेगा ई। ऐसे एप्सिलॉन 1 की वैल्यू 3/2 ओमेगा ई आएगी, एप्सिलॉन 2 की वैल्यू 5/2 ओमेगा ई आएगी, एप्सिलॉन 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 7/2 ओमेगा ई आएगी। जब इनका डिफरेंस लेंगे तो एनर्जी लेवल कैसे होंगे, आपस में इक्वी स्पेस्ड होंगे कि नहीं होंगे। डिफरेंस E1 - E2 E2 - E इन सब का इक्वी डिस्टेंस यानी ओमेगा ई के बराबर आएगा। तो अगर हमारे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो पोटेंशियल इक्वेशन होती है वो एक पैराबोला होती है। सो इस तरीके से जो हमारे पास एनर्जी लेवल्स होंगे वो इक्वी स्पेस्ड होंगे। ये v इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू 2, v इज इक्वल टू 3, इस तरीके से होंगे। यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू ½ ओमेगा ई, यहाँ पे 3/2 ओमेगा ई, यहाँ पे 5/2 ओमेगा ई, यहाँ पे 7/2 ओमेगा ई, ऐसे यहाँ पे 9/2 ओमेगा ई होगी। इनका जब डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस लेने से क्या आएगा, डिफरेंस भी अगर हम लोग ले लेंगे यहाँ से EV + 1 करके, तो कितना आ जाएगा, ये v + 3/2 ओमेगा ई, v + 1 किया, और इसको जब हम लोग डिफरेंस लेंगे सो डेल्टा E इज इक्वल टू ओमेगा ई सेंटीमीटर इन्वर्स के बराबर आ जाएगा। दैट मीन्स जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो इक्वी स्पेस्ड होते हैं, रिजिड रोटेटर में इक्वी स्पेस्ड नहीं होते थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने एनर्जी लेवल को कंसीडर किया है, और ये हमारा जो डेरिवेशन था वो किसके लिए था, एनर्जी लेवल ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए था। रिजिड रोटेटर में क्या हो रहे थे, एनर्जी लेवल्स के बीच में सेपरेशन इंक्रीज कर रहा था, यहाँ पे इक्वी स्पेस्ड है। और इसके लिए जो स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी होगी वो भी 0 से 1 के लिए मैक्सिमम होगी, और धीरे धीरे डिपेंड करेगा लोअर एनर्जी लेवल में कितने मॉलिक्यूल हैं। एंड सिलेक्शन रूल इसके लिए कितना होगा, सिलेक्शन रूल भी होगा डेल्टा v इज इक्वल टू +-1। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इंफ्रारेड रीजन में आती है, और डेल्टा v इज इक्वल टू होता है +-1। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, सो डेल्टा v इज इक्वल टू +1। यानी हम लोग हार्मोनिक ऑसिलेटर को इंफ्रारेड रीजन में पढ़ते हैं, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी होती है। तो ये हमारे एनर्जी लेवल से डेरिवेशन था, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।